Is the screen visible now? You can put it on chat if the screen is available now. Okay. Thank you so much. Good morning to everybody. My name is Ranjan Upreti, and I'll be taking you through this course of export and import for the days to come. And since it is a specialized field, and I'll try to make it as much interesting as possible. मैं कोशिश करूंगा कि इस कोर्स में जितना ज्यादा हो सके हम लोग पार्टिसिपेट करें। हम में से कुछ लोग इस फील्ड के बारे में जानते हैं और कुछ हम में से इस फील्ड के बारे में इतना अधिक नहीं जानते जितना एक्सपेक्टेशन है हमारी अब इस कोर्स को जानने के बाद। मैं 1 मिनट लूंगा सिर्फ ये बताने के लिए कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, ताकि आप थोड़ा सा कनेक्ट कर पाए जब मैं कोर्स को करा रहा हूँगा, तो उस बीच में अगर कोई क्वेरी होगी तो उसको भी हम टेकअप कर लेंगे। मैंने इंडस्ट्री में तकरीबन 25 साल से ज्यादा काम किया है। मेरा बैकग्राउंड मेनली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट फॉरेन ट्रेड का फील्ड ही रहा है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट से मैं एसोसिएटेड रहा हूं और लास्ट मेरा असाइनमेंट था एक जापानीज कंपनी है जिसका नाम है YKK, जो कि जिपर्स बनाती है, जिप फास्टनर्स, जो हम जैकेट्स में या हम ट्राउजर्स में या हम गारमेंट्स में देखते हैं। तो वो जिपर्स स्पेशलाइजेशन है YKK का। तो उसमें मैंने सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट में एज हेड ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट काम किया। तो वो मेरा एक बेसिकली लर्निंग बैकग्राउंड था, मेरा लर्निंग बेस वहीं से था। और उससे पहले जिन जिन कंपनीज में मैंने काम करा सब में मेरा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ही फील्ड रहा था। एज द क्वालिफिकेशन वुड गो ऑन, मेरा MBA भी है, मेरा इंटरनेशनल मार्केटिंग में मास्टर्स भी है। पर मुझे लगता है कि जो सबसे ज्यादा अहम चीज है वो ये है कि मैं इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। आई एम नॉट एक्सक्लूसिवली फ्रॉम एकेडमिक्स। मेरा पढ़ाई से उतना ज्यादा नाता नहीं रहा जितना मेरा इंडस्ट्री से ज्यादा नाता रहा है। पढ़ाई तो अपनी जगह चल ही रही थी, पर इंडस्ट्री ज्यादा कारगर थी मेरे काम को करने में। तो इंडस्ट्री ने मुझे जो सिखाया वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। किसी भी स्टेज पे आपको लगता है कि लैंग्वेज में या कहीं सीखने में या कहीं समझने में नहीं आ रहा कुछ, तो आप रिवर्ट कर सकते हैं सेशन के बाद भी और सेशन के बीच में भी। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूं। पहली ही स्लाइड मेरी आती है कि हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्यों करना चाहते हैं। हमारे अंदर ऐसा क्या है कि हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के फील्ड में इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं या हमें इसको सीखना चाहिए। तो अपनी समझ, अपनी नॉलेज से मैंने कुछ ब्लॉक्स बनाए, जिन ब्लॉक्स को हम एक एक करके डिस्कस भी करेंगे। ये एग्जॉस्टिव नहीं है, हमारी जरूरत के हिसाब से, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये ब्लॉक्स बड़े भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। पर मैंने इन जनरल पकड़े हैं कि ये ब्लॉक्स जो हैं ये हमें बताते हैं कि हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्यों करना चाहते हैं। इससे पहले मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा एक और, मैं स्किप कर रहा हूं 1-2 स्लाइड्स, फिर वापस लौट के आएंगे। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। ऑफ कोर्स हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं, पर हमारे पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए कौन गाइडलाइन बनाता है, वो कहां से आता है, वो क्या चीजें हैं जो हमें गाइड करती हैं। हम सबको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी बनाती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, ट्रेड की, ड्यूटीज की, कस्टम्स की, लेकिन उनको गाइड करने के लिए एक वर्ल्ड बॉडी है जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और अगर हम इसका एब्रीविएशन करें तो इसको हम बोलते हैं WTO, जो स्टैब्लिश हुई थी 1 जनवरी 1995। इसके तकरीबन 195 मेंबर्स हैं आज की डेट में। तो जो आइडिया था वो क्या था
कि रिडक्शन ऑफ टैरिफ एंड अदर बैरियर्स टू ट्रेड। देखिए, मैंने आपको सेशन से हटा के, मेन सेशन से हटा के इस पे क्यों आपका ध्यान आकर्षित किया, वो इसलिए कि हमें समझ में आए कि क्या टैरिफ और क्या बैरियर होता है और हम ट्रेड क्यों नहीं कर पाते, और ट्रेड जब हम करते हैं, जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो वो कहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स को कौन रिजॉल्व करता है। हर कंट्री की, हर देश की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो कंट्रीज अपने टैरिफ बैरियर या नॉन टैरिफ बैरियर वो लगाती हैं। बैरियर का मतलब है कि हमारे काम को, हमारी इंडस्ट्री को कोई अफेक्ट ना करे। जैसे मैं एक छोटे से एग्जांपल लेता हूं आपसे, आज की डेट में चाइना का एग्जांपल पर्टिनेंट है। हम सब जानते हैं कि अक्रॉस द ग्लोब हर कंट्री आज चाइना से इंपोर्ट करती है। चाइना ने अपने प्रोडक्ट्स को इस ढंग से बनाया है कि हर कंट्री को वो जब एक्सपोर्ट करते हैं तो वहां की इंडस्ट्री इफेक्ट हो रही है धीरे धीरे करके, जिसके हम भी क्लेम करते हैं कि हमारी इंडस्ट्री भी सफर कर रही है, हम लोग भी सफर कर रहे हैं, हमारी ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग में फर्क आ रहा है और हमारे गवर्नमेंट कहती है कि नहीं आप मेक इन इंडिया पे ज्यादा जाओ। और देखिए आज वही हो रहा है, क्योंकि चाइना से हमारा इंपोर्ट कम हो गया, सब कुछ कम हो गया, हमारी इंडस्ट्री सफर कर रही है, यूएस की इंडस्ट्री सफर कर रही है, वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री सफर कर रही है। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कंट्रीज बैरियर्स नहीं डालेंगी तो जो बिग कंट्रीज हैं, जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं, जो डेवलप कंट्रीज हैं, वो इन छोटी छोटी कंट्रीज को या बड़ी बड़ी कंट्रीज को इंक्लूडिंग यूएस को वो हावी होके उनके काम को खत्म कर देंगी। उनके पास अपने सामान को बनाने के लिए कोई रिसोर्सेज ही नहीं रहेंगे। तो इसीलिए कमिंग बैक टू जहां से मैंने शुरू करा था, रिडक्शन ऑफ टैरिफ। पहले तो आपने टैरिफ कम करा, टैरिफ का क्या मतलब है? ड्यूटीज कम करी, एंड अदर बैरियर्स ऑफ ट्रेड, और बाकी बैरियर्स को रिड्यूस करा जाता है। लेकिन जब कंट्रीज कहती हैं देखिए जी ये प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें ऐसे अगर हम बैरियर्स हटाएंगे तो दूसरी कंट्री हमारी कंट्री पे हावी हो जाएगी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो जाएगी, तब क्या होता है? उसके फंक्शंस आ जाते हैं। उन फंक्शंस को हम एक बार पढ़ लेते हैं। पर्पस तो हमने देख लिया, रिडक्शन ऑफ टैरिफ एंड अदर बैरियर्स टू ट्रेड। अब हम फंक्शंस देखते हैं क्या है डब्ल्यूटीओ के। डब्ल्यूटीओ के होने से क्या होता है कि हर एक के ऊपर एक बाइंडिंग होती है। जो डब्ल्यूटीओ ने कह दिया वो बाइंडिंग हमें फॉलो करनी है, उस रूल को हमें फॉलो करना है। मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस आपको लेटेस्ट बताऊंगा जो इंडिया के लिए रेलिवेंट है, पर उससे पहले हम इनको फंक्शंस को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। एडमिनिस्ट्रिंग डब्ल्यूटीओ ट्रेड एग्रीमेंट्स। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रेड एग्रीमेंट्स बनाए कि कंट्रीज इन नियमों का पालन करेंगी, और जो सिग्नेटरीज होते हैं उसमें वो बाउंड होते हैं उन नियमों का पालन करने के लिए। जब वो नियमों का पालन नहीं करते तो जो एग्रीव पार्टी होती है, जो सफर करती है पार्टी, वो डब्ल्यूटीओ में जाके बोलती है कि देखिए आपने कहा था नियमों का पालन करेंगे, लेकिन इस कंट्री ने, जिस कंट्री का वो नाम लेते हैं, उस कंट्री ने नियमों का पालन नहीं करा, जिसकी वजह से हमारा काम सफर कर रहा है। मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल दूंगा जो बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स है। एग्जांपल्स में से एक है, वो ये है कि हमारे फॉरेन ट्रेड में एक इंसेंटिव गवर्नमेंट देती है, जो हम सीखेंगे बाद में वो उसका डिटेल में। उसका नाम है MEIS, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, MEIS। MEIS स्कीम यूएस ने पाया कि वो एक एडिशनल सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने मैन्युफैक्चरर्स को दे रही है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में जो मैन्युफैक्चरर है उसको एडिशनल सपोर्ट मिल रही है, और एडिशनल सपोर्ट मिलने से उसने अपने प्राइस कम कर दिए हैं। उन प्राइस के कम होने से जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी मार्केट इफेक्ट हो रही है, क्योंकि सारे के सारे लोग इंडियन गुड्स को खरीदेंगे। पर्टिकुलरली यूएस ने ये कहा कि हमारे यहाँ पे भी लोग इंडियन गुड्स को खरीदेंगे, जिसकी वजह से हमने जो एक प्लेटफॉर्म, जो कॉमन प्लेटफॉर्म रखा था, वो हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एडिशनल सपोर्ट कर रही है। तो डब्ल्यूटीओ में यूएस गवर्नमेंट ने एक रिट डाली, एक क्वेश्चन डाला और हमारे ऊपर क्लेम कर दिया कि ये गलत कर रहे हैं। डब्ल्यूटीओ ने उनके रिट को एक्सेप्ट करा, उनकी बात को माना, और इंडिया को बोला कि आपको ये स्कीम मार्च 2021 तक खत्म करनी है।
क्या पॉइंट आया कि जो एग्री पार्टी थी उसने WTO के फोरम पर जाके कंप्लेंट करी एक दूसरे मेंबर की, WTO ने उसको कंसिडर करा, समझा, समझने के बाद देखा कि हाँ ये वैलिड है। वैलिड होने के बाद इंडिया को टाइम दिया, अभी तो ये बोला कि आप खत्म करें, लेकिन साथ साथ इंडिया को अपील का भी टाइम दिया कि आप अपील करें, अपने को डिफेंड करें। अगर आप डिफेंड कर लेते हैं वेल एंड गुड, अगर आप डिफेंड नहीं करते तो आपको इसको विड्रॉ करना पड़ेगा। तो अभी इस स्टेज पे है कि लाइकली इंडिया इसको विड्रॉ करे इस MEIS को, और अपील में शायद कोई ज्यादा दम नहीं होगा इंडिया की, क्योंकि सपोर्ट हुई है। पर मैं आगे एक स्टेप चलूंगा, इंडियन गवर्नमेंट क्योंकि इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है तो वो MEIS के नाम के बजाय किसी और स्कीम को जल्दी ही फ्लोट करेगी, और उन्होंने फ्लोट कर भी दिया है। पर अभी उसका ये बेसिस नहीं है, मैं आपसे डिस्कस करूं, बस मैंने इतना बता दिया कि डिस्प्यूट हुई, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के अगेंस्ट डिस्प्यूट करी, WTO ने देखा कि डिस्प्यूट वैलिड है, उसने जो पार्टी के अगेंस्ट डिस्प्यूट हुई थी उससे बोला कि आप अपना व्यू रखिए, डिफेंड करिए, अगर आप डिफेंड करते हैं गुड, अगर आप डिफेंड नहीं कर पाते यू हैव टू विड्रॉ इट। सेकंड स्टेज पे आते हैं, फोरम फॉर ट्रेड नेगोशिएशंस। एक फोरम है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पर ट्रेड के नेगोशिएशंस होते हैं, ओपन एंडेड, गिव एंड टेक, कि जी हम ये ऑफर देना चाहते हैं। जो हमारे ट्रेड ब्लॉक्स बनते हैं या जो हमारे फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं अलग अलग कंट्रीज के साथ, वो इन्हीं ट्रेड नेगोशिएशंस में होते हैं, और उसके लिए फोरम प्रोवाइड करता है WTO। हैंडलिंग ट्रेड डिस्प्यूट, मैंने इस पे अभी डिटेल में आपसे बात करी कि जो ट्रेड डिस्प्यूट हुई, उन्होंने कहा कि ये इंडियन गवर्नमेंट ठीक नहीं कर रही है। इसके अलावा हम सबको पता है कि चाइना और US में ट्रेड वॉर चल रही है ऑन ड्यूटीज, तो वो ट्रेड डिस्प्यूट WTO पे ही डिस्कस होती है, और दोनों पक्ष अपने अपने व्यूज रखते हैं। मॉनिटरिंग नेशनल ट्रेड पॉलिसीज, US की ट्रेड पॉलिसी क्या है, चाइना की ट्रेड पॉलिसी क्या है, इंडिया की ट्रेड पॉलिसी क्या है। मैं फिर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा यहाँ पे रिडक्शन ऑफ टैरिफ एंड अदर बैरियर्स। जब वो देखते हैं कि ट्रेड पॉलिसीज ऐसी आ रही हैं जो कंट्री की इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रही हैं और दूसरी कंट्री से ट्रेड नहीं होने दे रही, तो वो उस कंट्री के पास जाते हैं जो प्रोटेक्शन डाल रहे हैं। अगर वो प्रोटेक्शन नॉन जस्टिफाइड हैं, वो प्रोटेक्शन ऐसे हैं जिनको हम तर्कहीन मानते हैं, तब WTO कहता है कि आपके तर्क में दम नहीं है, कृपया करके अपनी उन ट्रेड पॉलिसीज को ठीक करें, ताकि ये ग्लोबल विलेज की तरह फ्री फ्लो ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स हो। अगर आपकी कोई सेंसिटिविटी है, अगर आप किसी पर्टिकुलर आइटम में सेंसिटिव हैं, आपको लगता है कि कहीं पे आपकी ट्रेड पॉलिसी बैरियर रखती है, तो हम उसको मान सकते हैं, लेकिन इन जनरल आपको फ्री ट्रेड पॉलिसीज और फ्री ट्रेड प्रैक्टिसेस रखनी होंगी। टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे मैंने आपसे अभी मेंशन करा, जिक्र करा कि हर कंट्री की अपनी सेंसिटिविटी है। जो डेवलपिंग कंट्री है, ऑफ कोर्स उनको ये डर रहता है कि हम डेवलप कर रहे हैं, लेकिन हमारे डेवलपमेंट होने से पहले ही अगर दूसरी कंट्री जो डेवलप्ड है हमारे ऊपर प्रोडक्ट डाल देगी, तो हम उन प्रोडक्ट को खरीदते रह जाएंगे और हम अपनी इंडस्ट्री डेवलप नहीं कर सकते। तो वहां पे WTO एक बैरियर डालती है, नहीं, इन कंट्रीज में ड्यूटी लगना लाजिमी है। ड्यूटी के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट ये कि वो बाहर से आने वाले गुड्स को फ्रीली अंदर नहीं आने देती, फ्रीली मतलब कम ड्यूटी पे नहीं आने देती। हाई ड्यूटी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि कंट्रीज जनरली एक्सपोर्ट नहीं कर पाती क्योंकि ड्यूटी स्ट्रक्चर हाई है। दूसरा, जब ड्यूटीज होती हैं और फिर भी अगर कंट्री को एक्सपोर्ट करती है इस कंट्री को जो डेवलपिंग है, तब यही ड्यूटी उनके लिए रेवेन्यू का सोर्स भी बनती है, उनको रेवेन्यू मिलता है। तो अगर कोई फिर भी आना चाहता है तो हाई ड्यूटी स्ट्रक्चर वो लगा देते हैं, या कुछ ऐसे नॉन टैरिफ बैरियर लगा देते हैं। टैरिफ मतलब ड्यूटी से अलग बैरियर लगा देते हैं कि क्वालिटी स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करने पड़ेंगे, हेल्थ स्टैंडर्ड्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे, आपको सर्टेन और कोई स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। तो उनको करने के लिए जब वो कंट्रीज कर लेती हैं, जो एक्सपोर्टर कर लेते हैं, तब उनको अलाउ करते हैं उन डेवलपिंग कंट्रीज में आने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए। और कोऑपरेशन है विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी बाकी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ कोऑपरेशन है। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे इंटरनेशनल लेबर ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, या और ट्रेड फोरम्स है, या और ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके साथ फिर ये एक नेटवर्क की तरह काम करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं ट्रेड के बेसिस पे हम काम कर रहे हैं और बाकी लेबर इश्यूज या रिलेटेड टू पॉलिटिकल इश्यूज या रिलेटेड टू सोशल इश्यूज वो कहीं पे अफेक्ट हो रहे हैं। तो मैंने आपको क्यों बैकग्राउंड बताया ये,
कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं अपनी कंट्री से बाकी कंट्री में, अपनी कंट्री में इंपोर्ट करते हैं, बाकी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, ये एक पार्ट है। पर ये कहां से ड्रिवन है, ये कहां से लिया गया है, इसकी गाइडलाइन कौन बनाता है? हमारी कंट्री बनाती है। पर वो गाइडलाइन किससे एडमिनिस्ट्रेट होती है? वो गाइडलाइन कनेक्टेड होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। तो ये एक हल्का सा बैकग्राउंड था। अब मैं आता हूं आपके पास फिर उसी पे, वाई एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो मैं पहला ब्लॉक पकड़ता हूं, ट्रेड फैसिलिटेट्स रेवेन्यू। ट्रेड फैसिलिटेट्स रेवेन्यू। अब मैंने आपसे बात करी, फिर मैं आपको थोड़ा सा एक और अलग उस पे लेके जाऊंगा, शीट पे लेके जाऊंगा, अलग पार्ट पे लेके जाऊंगा। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पहले हम समझ ले होता क्या है, फिर हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। व्हाट इज एक्सपोर्ट? अगर सिंपल भाषा में पूछा जाए कि जी एक्सपोर्ट होता क्या है, हम डिस्कशन तो कर रहे हैं एक्सपोर्ट का, हम डिस्कशन कर रहे हैं इंपोर्ट का, हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी डिस्कस कर लिया, पर एक्चुअली ये होता क्या है, एक्सपोर्ट होता क्या है? हम सबको पता गुड्स बाहर चले गए तो एक्सपोर्ट हो गया। तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं 2-3 मिनट लगा के, ताकि हमारा एक बैकग्राउंड बन जाए, फिर हम स्लोली स्मूथली आगे बढ़े। गुड्स की बात करते हैं। देखिए, दो चीजें होती हैं, अब हम जानते हैं, जीएसटी अब हमने थोड़ा पढ़ ही लिया, हमारी समझ में भी आ गया, गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब हर जगह आपका, जहां पर भी हम एक्सपोर्ट की बात करेंगे, जहां पर भी हम इंपोर्ट की बात करेंगे, वहां पर हम सर्विसेज की भी बात करेंगे गुड्स के साथ साथ। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं गुड्स का। गुड्स क्या है? गुड्स टेकन आउट ऑफ द कंट्री एंड डिलीवर्ड एट सम अदर कंट्री फॉलोइंग द प्रॉपर चैनल ऑफ ट्रेड थ्रू कस्टम्स। इसका अभिप्राय क्या है? इसका मतलब यह निकलता है कि जब हम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स भेजते हैं, और वो गुड्स किस ढंग से भेजते हैं? थ्रू प्रॉपर चैनल ऑफ ट्रेड। देखिए, हम सबको पता मोड क्या हो सकता है, एयर हो सकता है, मोड सी हो सकता है, मोड कोरियर हो सकता है। अगर कोरियर से भी जाएगा तो वो बाय एयर मूव करेगा, कोरियर से भी जाएगा बाय सी मूव कर सकता है, अगर हम गुड्स भेज रहे हैं, सामान भेज रहे हैं। लेकिन उन सब में क्या है कि ये प्रॉपर चैनल, प्रॉपर का क्या मतलब है? वो कस्टम क्लियरेंस के बाद ही गुड्स जा रहे हैं, अर्थात उन्होंने प्रॉपर पेपर फाइलिंग करा है, उसका एक रिकॉर्ड है कि क्या गया, और वो रिकॉर्ड बन जाता है इंपोर्टर रिकॉर्ड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिकॉर्ड। दो रिकॉर्ड बनते हैं एक साथ, इंपोर्टर अपने पास या एक्सपोर्टर अपने पास रिकॉर्ड रखता है और गवर्नमेंट अपने पास रिकॉर्ड रखती है। अब वो कैसे काम आते हैं उसको आगे देखते हैं। टेकन टू एसईजेड, हम सब जानते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, या डीम्ड, जिसको हम डीम्ड फॉरेन लैंड मानते हैं। अगर हम किसी एसईजेड में सप्लाई करते हैं, वो भी एक्सपोर्ट मानी जाती है, और वहां से भी पेमेंट आप फॉरेन करेंसी में लेते हैं या ले सकते हैं। इसको हम डीम्ड फॉरेन लैंड बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि कॉन्क्लेव्स बने हुए हैं, अर्थात छोटे छोटे टापू बने हुए हैं विद इन दी कंट्री, पर ये क्या है? डीम्ड फॉरेन लैंड। क्योंकि इनके जो गुड्स हैं, इनके जो आइटम्स हैं, इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, इनकी जो सर्विसेज हैं, वो अल्टीमेटली एक्सपोर्ट ही होंगी। ये हल्का सा मैं रिमूव कर रहा हूं। देयर इज अनदर कैटेगरी ऑफ एक्सपोर्ट। देखिए जी, पहले हमने क्या बात करी, जो फर्स्ट कैटेगरी है जिसपे मैं अभी कर्सर लेके जा रहा हूं, ये फिजिकल एक्सपोर्ट है, जिसको हम गुड्स को लेके जा रहे हैं सीधा सीधा फिजिकली एक्सपोर्टिंग इट आउट ऑफ द कंट्री। ये भी फिजिकल एक्सपोर्ट है जिसको हम लेके जा रहे हैं डीम फॉरेन में। देयर इज अनदर कैटेगरी ऑफ एक्सपोर्ट कॉल्ड डीम्ड एक्सपोर्ट। हालांकि ये फिजिकल एक्सपोर्ट है, लेकिन इसको हम फिजिकल ना मान के इसको हम क्या कहते हैं? डीम्ड एक्सपोर्ट। तो पहली कैटेगरी है फिजिकल एक्सपोर्ट, दूसरी कैटेगरी है एसईजेड एक्सपोर्ट, और तीसरी कैटेगरी है डीम्ड एक्सपोर्ट। डीम मींस लाइक एक्सपोर्ट, इट इज नॉट एग्जैक्टली एक्सपोर्ट। यहां पे क्या होता है, जब हम विद इन द कंट्री सप्लाई करते हैं, ठीक है जी, सप्लाई करते हैं, किनको सप्लाई करते हैं? कोई एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर है, जिसको हम बोलते हैं एडवांस लाइसेंस। कोई एडवांस लाइसेंस होल्डर है, हम इसको सप्लाई करते हैं। या कोई ईपीसीजी लाइसेंस होल्डर है, हम इसको सप्लाई करते हैं। या कोई ईओयू है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, एक्सपोर्ट हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, बीटीपी है, इन सबको जब हम सप्लाई करते हैं, तब हम क्या कहते हैं? हमने डीम्ड एक्सपोर्ट करा। एडवांस ऑथराइजेशन क्या है? ईपीसीजी ऑथराइजेशन क्या है? बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ इंसेंटिव्स दिए हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ लीवरेज दी हुई है, कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में कुछ कंसेशंस दिए हुए हैं। ये वो कंसेशंस हैं कि जो, जिनके पास ये लाइसेंसेस हैं या एडवांस ऑथराइजेशन है, ये एक्सपोर्ट ही करेंगे। ईपीसीजी होल्डर ही एक्सपोर्ट ही करेगा।
तो जब हम किसी एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी को सप्लाई करते हैं जिनके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, तब हम उसको डीम्ड एक्सपोर्ट कहते हैं। तो ये एक्सपोर्ट की कैटेगरी में आता है। क्या गुड्स चले गए एक्सपोर्ट हो गया? नहीं, गुड्स जाने पे एक्सपोर्ट हुआ, लेकिन हाफ ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोसेस इज फॉलोड। आधा ही एक्सपोर्ट प्रोसेस हुआ, पूरा एक्सपोर्ट प्रोसेस नहीं हुआ है। तो एक्सपोर्ट प्रोसेस पूरा कब माना जाएगा? एक्सपोर्ट प्रोसेस पूरा तब माना जाएगा द कंसिडरेशन, अर्थात जो हमने वैल्यू डिक्लेयर करी हुई है गुड्स की अपनी इनवॉइस पे, अपने डॉक्यूमेंट्स में, जब वो वैल्यू हमारे पास